हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव तिलथिया और आज मैं आपके लिए पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है दोस्तों ऑर्डिनरी बिल वर्सेस मनी बिल। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार एक नया क्वेश्चन बनता है, भले ही आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भले ही वो CHSL हो, CGL हो, MPPSC हो, CPO हो, UPSC हो, कुछ भी हो, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि ये सारा का सारा कंटेंट मैंने कहाँ से लिया है, लक्ष्मीकांत की बुक जो आती है ना दोस्तों, है ना अपनी, तो वहाँ से जो पूरे UPSC वाले बंदे सारे के सारे तैयारी करते हैं, M लक्ष्मीकांत, तो वहाँ का ये कंटेंट है। और बिल्कुल पेज नंबर भी बता देता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, 22.21 नंबर का पेज है। यहाँ पूरा ऑर्डिनरी बिल वर्सेस मनी बिल के बारे में ऐसे डब्बे में लिखा हुआ है। तो मैं आज आपके लिए ऑर्डिनरी बिल कवर करूँगा और आपको ये जैसे ये कंप्लीट होगा, एक गोल अपना अचीव होगा, फिर कल अपन मनी बिल पर अटैक करेंगे, उसको भी खत्म करेंगे। और फिर यहाँ से कहीं का भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप वोट डालेंगे। ये गौरव तिलथिया का वादा है, क्योंकि मैं बहुत शिद्दत से बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ओके, अच्छे से पढ़िएगा। योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। वंस एन आवर इज़ गॉन, इट विल नेवर कम बैक। ऑलवेज रिमेंबर दिस। चलो, तो ऑर्डिनरी बिल के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से। पहला पॉइंट ये है दोस्तों, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन द लोकसभा और द राज्यसभा। इसका मतलब ये हुआ कि अपना ऑर्डिनरी बिल दोस्तों लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑर्डिनरी बिल क्या सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, तो आप कह दोगे नहीं भैया गलत बात है, बल्कि ऑर्डिनरी बिल लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ओके, पहली बात। दूसरा पॉइंट देखो भाई, दूसरा पॉइंट है इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर। इसका मतलब ये हुआ, देखो कहीं के भी हाउस या तो लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। और इसमें यह भी लिखा है कि कोई भी कर सकता है, या तो मिनिस्टर कर सकता है या कोई प्राइवेट मेंबर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे मेजोरिटी की सरकार बनती है, जैसे लोकसभा में जिसके अभी अपने नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, तो इन लोगों की मेजोरिटी है, तो इन लोगों के अंदर जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बंदे बैठे ना इनके पार्टी के, तो वो मिनिस्टर है। कोई टेक्सटाइल मिनिस्टर है, कोई सिंचाई विभाग का है, कोई दूसरे का है ना, कोई ट्राइबल मिनिस्टर, दुनिया भर के मिनिस्टर बन के बैठे हैं ना, कोई रेलवे का है। तो ये लोग मिनिस्टर लोग भी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो लोग गरीब बेचारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बन पाए हैं, जिनको बड़े बड़े डिपार्टमेंट नहीं मिले हैं, तो वो प्राइवेट मेंबर कहलाते हैं, लेकिन हैं वो लोकसभा के बंदे। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो मिनिस्टर भी कर सकता है इंट्रोड्यूस को बिल कोई भी, या कोई बेचारा प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ जिस बंदे के पास डिपार्टमेंट नहीं है, किसी के पास मान लो रेलवे का डिपार्टमेंट नहीं, किसी के पास कॉमर्स का डिपार्टमेंट नहीं है, किसी के पास वाटर डिपार्टमेंट नहीं है, तो वो प्राइवेट मेंबर में आता है। समझ में आया? तो दो पॉइंट कितने शानदार क्लियर हुए। या तो भैया ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा या राज्यसभा, कहीं भी हो सकता है, कोई भी कर दे, या तो मिनिस्टर कर दे या तो प्राइवेट मेंबर कर दे, कोई भी। समझ में आया? 2 पॉइंट बहुत शानदार। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे 110% दोस्तों UPSC के, और UPSC के बनेंगे तो फिर ये छोटे मोटे एग्जाम तो आपके लिए केक वॉक हो जाएगा, बच्चों का खेल। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखो भाई, ये जो ऑर्डिनरी बिल है इसमें भैया अपने प्रेसिडेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब नाम ही ऑर्डिनरी है तो भैया ऑर्डिनरी तरीके से ये पास हो जाएगा, तो इसमें रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंट की। कुल मिलाकर बात यह है कि ऑर्डिनरी बिल पास करने में प्रेसिडेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जिस कदर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि जैसे मनी बिल जब पास होता ना दोस्तों, तो प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेना पड़ता है, प्रेसिडेंट भाई से पूछना पड़ता है कि भैया हम पास कर रहे हैं, मनी बिल कर दें क्या? तो प्रेसिडेंट बोलता है हाँ भाई कर दो, तब मनी बिल पास होता है। तो वो मैं अगले दिन नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अभी बस इस पर फोकस करो, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल शिद्दत से फोकस जो है, पूरी एनर्जी यहाँ लगा दो कि ये भैया अपना ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं। 3 पॉइंट आपके शानदार क्लियर। जब आप 22.21 नाम का पेज खोल के देखोगे ना M लक्ष्मीकांत का, तो दिल गार्डन हो जाएगा आपका, देखना है ना। चलो 4 देखो, इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। इसमें यह लिखा हुआ है कि ये भैया जो ऑर्डिनरी बिल पास होता है वो अमेंड भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है राज्यसभा के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको याद रखिएगा, क्योंकि मनी बिल में दूसरी कंडीशन रहेगी लेकिन ऑर्डिनरी बिल में ये वाली कंडीशन है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि इट कैन बी अमेंडेड, या तो ये बिल अमेंड भी हो सकता है, और मतलब इसमें संशोधन भी हो सकता है, और सीधा सीधा रिजेक्ट भी हो सकता है। तो एग्जामिनर बड़ा चालू वो पूछ लेगा कि भैया ये अपना ऑर्डिनरी बिल
रिजेक्ट हो सकता है कि नहीं राज्यसभा के द्वारा, तो आप कहोगे हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है। एग्जामिनर पूछेगा कि भैया ये ऑर्डिनरी बिल अमेंड हो सकता है कि नहीं राज्यसभा के द्वारा, हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है। अगर एग्जामिनर बोल देगा कि ये दोनों ना अमेंड होता है ना रिजेक्ट होता है, तो आप बोल दो गलत बात बोल रहे हो भैया, बिल्कुल हो सकता है ये, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और इसी को बोलते हैं समझ कर तैयारी करना। अब एक बार आपने समझ लिया ना कि भैया अमेंड भी हो सकता है रिजेक्ट भी हो सकता है, तो फिर क्या दिक्कत है। अब बिल्कुल मत रटो, बस समझ लो कि भाई ये इसमें संशोधन भी हो सकता है, ऑर्डिनरी बिल है, और रिजेक्ट भी हो सकता है। ओके, मैं बार बार इसलिए फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, है ना। लोग बहुत मतलब मैं तो बहुत शिद्दत से पढ़ाता हूँ, बस मुझे पता है कि आई एम गिविंग इट ऑल, है ना। तो ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात चल रही है। 5th पॉइंट देखो दोस्तों, ये है इट कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। सीधा सीधा स्टेटमेंट लिख कर दे देगा वो। और देख लेना, आपको यकीन ना हो तो यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, सीडीएस के होते हैं, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का जो होता है, और जो अपना यूपीएससी सीएससी जो होता है, उसमें सीधा सीधा स्टेटमेंट में देता है एग्जामिनर लिख के कि जो ऑर्डिनरी बिल है वो राज्यसभा के द्वारा डिटेन किया जाता है। कब तक? 6 महीने तक। तो 6 महीने तक मैक्सिमम पीरियड इसका 6 महीने तक का है, जिसमें वो ऑर्डिनरी बिल को डिटेन कर सकता है, मतलब स्थगित रख सकता है अपने पास में एक तरीके से। तो ऐसा स्टेटमेंट आता है तो आपको लगाना पड़ता है हाँ भाई बिल्कुल सही है। तो फिर आंसर होता है ना ए एंड बी एंड सी, है ना, नन ऑफ दीज। तो इस तरीके से ऑप्शन ऐसे बनते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब एक बार फिर से पढ़ेंगे, इट कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 महीने। 6 महीने तक ऑर्डिनरी बिल को भैया राज्यसभा के पास रह सकता है मैक्सिमम पीरियड तक। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बोलेगा कि भैया मैक्सिमम पीरियड राज्यसभा का 6 दिन होता है, या बोल देगा मात्र क्या बोलते हैं 2 महीने होता है, तो आप कहोगे भाई 2 महीने नहीं होता 6 महीने होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप जाके चाहो तो मॉक लगा के देख लो, आपको पता चल जाएगा यूपीएससी के, है ना। 6th पॉइंट देखो, ये है दोस्तों, इट डज नॉट रिक्वायर द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर व्हेन ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा इफ़ इट हैज़ ओरिजिनेटेड इन द लोकसभा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल पूरी एनर्जी यहाँ लगा दो, बिल्कुल पूरी एनर्जी। मैं बता रहा हूँ, कुछ सीख कर जाना, टाइम को यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है जब प्रेजेंट में रह के आप चीज़ें यूज़ करते हो ना और सीखते हो। तो देखो, इट डज़ नॉट रिक्वायर द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर। जब भैया ऑर्डिनरी बिल अपना जब पास होता है तो उस टाइम पे स्पीकर को ऐसा ऑर्डिनरी बिल के ऊपर ऐसा सर्टिफाई नहीं करना पड़ता कि हाँ भाई यही ऑर्डिनरी बिल है। समझ में आया क्यों? इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मनी बिल की कंडीशन में ये होता है कि जो मनी बिल जब रहता है, पता कैसे चलेगा भैया कि मनी बिल है या कौन सा बिल है? तो स्पीकर क्या करता है, मनी बिल के ऊपर ऐसे सील साइन लगा के एक सर्टिफिकेशन कर देता है कि ये मनी बिल भेज रहा हूँ मैं। लेकिन इसमें ऑर्डिनरी बिल में स्पीकर ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं करता। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि स्पीकर ऑर्डिनरी बिल में सर्टिफिकेशन करता है कि नहीं करता, तो बोलेंगे डज नॉट रिक्वायर। समझ में आया? तो इट डज नॉट रिक्वायर द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर व्हेन ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा। जब राज्यसभा को भेजता है बिल अपने लोकसभा से, तो उस टाइम पर कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बात ध्यान रखिएगा। और जब आप अभी बुक खोल के देखोगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी कि गौरव तिलथिया क्या कहना चाह रहा था। ओके, और कंडीशन ये है इफ़ इट हैज़ ओरिजिनेटेड इन द लोकसभा। ऑब्वियसली भाई अगर वो ओरिजिनेट लोकसभा में हुआ है तभी तो लोकसभा में ओरिजिनेट होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा ना वो, है ना। तो उस टाइम पे सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, स्पीकर सर्टिफिकेशन नहीं करता है किसका, ऑर्डिनरी बिल का। लेकिन अगर मनी बिल रहेगा तो करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। अगर आपने इसको शिद्दत से पढ़ लिया और आपको ये कंटेंट और ये वीडियो पसंद आया तो ही मैं मनी बिल का पार्ट बनाऊँगा, अगर कोई कमेंट करके बोलेगा तो, वरना मैं स्विच कर जाऊँगा और कहीं का टॉपिक देखूँगा, क्योंकि अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर मतलब क्या, है ना। ये देखो 7 पॉइंट क्या है, थोड़ा छोटा करता हूँ कलर ताकि आपको इजी रहे, है ना। ये देखो, इट इज़ सेंट फॉर प्रेसिडेंट्स असेंट ओनली आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस। एक एक लाइन समझाता हूँ, एक एक पॉइंट, कि भैया जब अपना ऑर्डिनरी बिल अपने लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों हाउस से अप्रूव हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं कि भैया हाँ प्रेसिडेंट भाई रामनाथ कोविंद भाई ज़रा हाँ बोल दो। तो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए पहुँचता है। अब प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो उसको हाँ बोले या ना। अब देखो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि इन केस ऑफ अ डेडलॉक ड्यू टू द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस कैन बी समन्ड बाय द प्रेसिडेंट टू रिजॉल्व द डेडलॉक। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो लोकसभा ने बिल पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा के पास जब गया वो, तो राज्यसभा ने बोला कि नहीं यार तुमने ये जितने भी ये आपने ये डिटेल्स लिखी हैं और ये रूल्स लिखे हैं ये गलत है, एक काम करो ये वाला बिल हम नहीं मान रहे, तुम्हारा गलत है, मतलब ये तुमने जो प्रस्ताव रखा ये बेकार सिस्टम है, इसको बंद करो, ख़त्म करो, खारिज कर दिया। तो लोकसभा का मुंडा खिसक जाएगा
अब इनने तो रिजेक्ट कर दिया, दोनों कमांडर खिसक गए, तो दोनों अपने अपने हिसाब चल रहे हैं, तो दोनों के बीच में हो गई थोड़ी सी दुश्मनी एक तरीके की कि भाई हमारी बात क्यों नहीं रखी। तो इस टाइम पे इसको बोलते हैं दोस्तों डेडलॉक। और जब डेडलॉक हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है, अपने प्रेसिडेंट भाई रामनाथ कोविंद को मैदान में आना पड़ता है। फिर वो क्या करता है, अपना प्रेसिडेंट जॉइंट सेटिंग के लिए इनको बुलाता है, समन मतलब होता है बुलावा भेजना। फिर प्रेसिडेंट जॉइंट सेटिंग के लिए लोकसभा और राज्यसभा को बोलता है कि हाँ भाई एक आओ, एक दिन मीटिंग करते हैं और प्यार मोहब्बत से मिलकर दोनों टीम और बात को सुलझा लेते हैं, तो रिजॉल्व कर लेते हैं डेडलॉक को। अब मैं एक बार पढ़ के दिखाता हूँ, आपको पूरा समझ में आएगा। ओके चलो देखते हैं क्या है कहानी। इट इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट्स असेंट ओनली आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस। अगर दोनों हाउसेस में अप्रूव हो गया है, तो जैसे ये लोकसभा ये राज्यसभा, अगर यहाँ भी अप्रूव हो गया यहाँ भी अप्रूव हो गया, तो फिर जो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट हाँ या ना जो बोलना है उसकी मर्जी फिर, है ना। वो हाँ बोल सकता है या विथहोल्ड कर सकता है या फिर खारिज कर सकता है, रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी बस इतना ध्यान रखो। समझ में आया। तो प्रेसिडेंट के ऊपर जाता है। अगर भैया मान लो प्रेसिडेंट के जाने के पहले ही इधर कुछ लोचा हो गया कि लोकसभा ने ओके बोल दिया लेकिन राज्यसभा ने ओके नहीं बोला, तो वहाँ दिक्कत हो गई है, तो फिर प्रेसिडेंट को अपनी जॉइंट सेटिंग बुलानी पड़ती है, ठीक है, ताकि अपना डेडलॉक को रिजॉल्व कर सकें। इतना ध्यान रहेगा, बार बार देखना इस पॉइंट को। मैं इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और जब बनेगा तो बहुत खुशी मिलेगी आपको, आप कहोगे यार सही चीज़ पढ़ ली थी, है ना। 8 पॉइंट देखो, 8 पॉइंट ये है दोस्तों कि इट्स डिफीट इन द लोकसभा में लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट इफ़ इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर। इसमें ये लिखा है कि अगर ऑर्डनरी बिल डिफीट हो गया लोकसभा में ही, ऑर्डनरी बिल अगर लोकसभा में ही डिफीट हो गया, तो सारी की सारी गवर्नमेंट को, जो सरकार बनी हुई है जैसे बीजेपी की सरकार है, उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा उस गवर्नमेंट को, इफ़ इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर। तो इस लाइन को दोस्तों अच्छे से याद कर लो, क्योंकि अजीब सा पॉइंट है, थोड़ा समझ में कम आता है, क्योंकि ये खुद की लोकसभा में अगर डिफीट होता है तो सारी की सारी गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देना पड़ता है, कुल मिलाकर सरकार गिर जाएगी। और कंडीशन है इफ़ इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर, किसी मिनिस्टर ने ही इंट्रोड्यूस कर दिया। तो मिनिस्टर कौन है, क्योंकि मेजोरिटी पार्टी रहेगी तो उसी का मिनिस्टर रहेगा। मान लो रेलवे मिनिस्टर कहीं का, तो रेलवे मिनिस्टर खुद ने ही मतलब उस इंट्रोड्यूस कर दिया बिल। इसका मतलब यह है कि खुद के ही बंदे, मेजोरिटी के बंदे उसमें नहीं है, रजामंदी में, तो मतलब खुद के ही खिलाड़ी। एक बार फिर से बताता हूँ, मान लो ये आपकी ये मेजोरिटी की सरकार है, ठीक है, ये मेजोरिटी की सरकार है, और एक बंदा ये भाई अलग जा रहा है, मतलब खुद का ही मेजोरिटी का बंदा खुद ही सहमत नहीं है, तो फिर दिक्कतें होंगी, और जब दिक्कतें होंगी तो सरकार गिर जाएगी। समझ में आया, ये वाला पॉइंट है ये, इसलिए इसको रट लो, तोते की तरह याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ में क्वेश्चन आया था, उसमें सीधा सीधा मनी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 110, जो कि मैं आपको आने वाले समय में पढ़ाऊंगा। सीधे 3-4 पॉइंट लिख दिए उन्होंने, बिल्कुल किताब से उठा के कट कॉपी पेस्ट करके, जिसने पढ़ा होगा थोड़ा खड़ा खट टिक मार के उसके 2 नंबर पक्के हो गए होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे वाले टॉपिक और ऐसी लाइन आती हैं अजीब सी, तो इनको याद कर लो दोस्तों। ट्रस्ट में, मुझे भरोसा करो, मैं बहुत ईमानदारी से चीज़ों को आपको हेल्प करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 9th पॉइंट देखो, लास्ट है आई थिंक, फिर ख़त्म करते हैं। 9th पॉइंट क्या है, इट कैन बी रिजेक्टेड, अप्रूव्ड और रिटर्न्ड फॉर रिकन्सिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। देखो मैंने बोला था ना, अगर लोकसभा के में ओके हो गया कि हाँ भाई सही बिल है, फिर वो जाएगा कहाँ, राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने भी ओके कर दिया तो फिर पहुँचेगा भी अपने प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट उस टाइम पे बिल को या तो रिजेक्ट कर सकता है या अप्रूव कर सकता है, हाँ बोल सकता है, या अगर रिटर्न कर देगा कि यार मुझको इसमें कुछ आपके ये रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ गड़बड़ लग रही है, एक काम करो इसको फिर से तुम सुधारो और फिर लेकर आओ मेरे पास। तो प्रेसिडेंट के पास 3 पावर होते हैं इसके लिए। ऑर्डिनरी बिल में क्या सीधा रिजेक्ट कर देता है वो, तो अब यही तो आपको समझना है कि ऑर्डिनरी बिल में वो क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, लेकिन मनी बिल में उसके बाप की दम नहीं है प्रेसिडेंट के, वो रिजेक्ट कर दे, कर ही नहीं सकता। तो बस यही कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि अपने को ध्यान रखनी होती है, और क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो अभी के लिए बस इतना याद रखो कि भैया रिजेक्ट हो सकता है, अप्रूव हो सकता है, और रिटर्न कर सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए अपना प्रेसिडेंट इन लोकसभा राज्यसभा को, ठीक है। अब मैं एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप बिल्कुल ना भूलें और आपको हेल्प मिले। ईमानदारी से फोकस होकर पढ़ लेना, लास्ट में प्यारा सा क्वेश्चन भी पूछूंगा, ओके, पता चलेगा ना किसने अच्छे से पढ़ाई करी, ओके। ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात चल रही है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन द लोकसभा और द राज्यसभा, कहीं भी किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कर सकता है, मिनिस्टर भी कर सकता है, प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है बिल को, कोई दिक्कत नहीं है। 3rd पॉइंट है कि इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द मतलब रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा बिल पास करो, इसको बताने की जरूरत नहीं। बेचारा वो क्या करे, मेरे बिना बताई हो गया खेल, हाँ भाई क्योंकि ये रूल है तो प्रेसिडेंट को बताने की जरूरत नहीं है, उसके रिकमेंडेशन उससे पूछने की जरूरत नहीं है, जाके काम करो अपना, इंट्रोड्यूस कर दो बिल को। 4th, इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, ये लोकसभा में बिल पास हुआ तो राज्यसभा इसको अमेंड भी कर सकती है, संशोधन भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है, ओके। 5th पॉइंट है भैया कि राज्यसभा के पास मैक्सिमम पीरियड 6 महीने का रहता है उस चीज़ को डिटेन करने के लिए, अपने पास बिल रखने का, है ना, 6 महीने, बिल्कुल याद रखिएगा, ज़रूर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 6th पॉइंट,
It does not require the certification of the speaker when transmitted to the Rajya Sabha if it has originated in the Lok Sabha. अगर लोकसभा में बिल पास किया है तो राज्यसभा में भेजते समय स्पीकर को सर्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मनी बिल में पड़ती है लेकिन इसमें नहीं पड़ती, वो भी बात ध्यान रखनी है। 7th पॉइंट है, इट इज़ सेंट फॉर द प्रेसिडेंट असेंट। प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं कि भैया हाँ बोलो ना बोलो जो भी है, और अगर मान लो पहले ही दिक्कत हो गई, लोकसभा ने ओके बोल दिया, राज्यसभा ने कुछ डिस्टर्बेंस कर दी, या राज्यसभा ने उनको बोला कि तुम सुधार के लाओ और इनने नहीं मानी, तो फिर डेडलॉक होता है। तो डेडलॉक जब होता है तो प्रेसिडेंट एक मीटिंग बुलाता है, जॉइंट सेटिंग बोलते हैं जिसको, तो जॉइंट सेटिंग बोलते हैं, तो समन मतलब बुलाना होता है ताकि डेडलॉक को ख़त्म किया जाए। और एक अच्छी बात बताता हूँ दोस्तों, प्रेसिडेंट भले ही जो अच्छा बिल्कुल करोड़ों का क्वेश्चन, करोड़ रुपए का, प्रेसिडेंट भले ही जॉइंट सेटिंग बुलाता है लेकिन प्रेसाइड उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। ये वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास क्वेश्चन बन गया और ये क्वेश्चन छपेगा कभी ना कभी। एक बार फिर से, अपना राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जॉइंट सेटिंग को समन कर सकता है, बुला सकता है, लेकिन लोकसभा प्रेसाइड कौन करता है? सीधा सीधा आता क्वेश्चन, PRESID, प्रेसाइड कौन करता है? अध्यक्षता कौन करता है उस मीटिंग को? वो लोकसभा का स्पीकर करता है ना। ये वर्ल्ड क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, देख लेना, लक्ष्मीकांत में दिख जाएगा। 8th पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर ये डिफीट हो गया लोकसभा में, है ना, तो सारी की सारी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि खुद के ही मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है बिल को, खुद ही के बंदे ने, खुद की मेजोरिटी के बंदे ने, जिसकी सरकार चल रही है। जैसे बीजेपी की जनता की सरकार चल रही है, और बीजेपी के खिलाड़ी बोले कि यार इधर तुम जो पुल बनवा रहे हो, ये बनवा रहे हो, उसमें इतना घपला हो गया, ये हो गया, और फालतू बातें करने लगे, फालतू मतलब जो उनकी पोल खोलने लगे, तो फिर सरकार गिर जाएगी ना फिर, क्योंकि आंसर नहीं मिलेगा, इन बाकी लोगों के पास आंसर नहीं रहेगा। वो कहेंगे अरे तू क्या बोल रहा भाई, ऐसा वैसा। और जब ये ऐसी बात पता चलेगी तो अपोजिशन में जितने भी मेंबर अपोजिशन पार्टी के, वो भी चढ़ बैठेंगे, तो बस सरकार ऐसे गिरती है। ठीक है। 9th पॉइंट देखो भैया, ये रिजेक्ट भी हो सकता है, अप्रूव भी हो सकता है, और रिकन्सिडरेशन के लिए रिटर्न भी हो सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था और कुछ नहीं, बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से पढ़ा दिया। आई होप तुम्हें बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत अच्छा लगा मुझे आपने मेरा वीडियो देखा और अपना इंपॉर्टेंट समय दिया। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दें कि गौरव तिलथिया सर, भाई, दोस्त जो भी कैसा पढ़ाया मैंने, आपको पसंद आया कि नहीं, कुछ सीखने को मिला कि नहीं। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी वैल्यू मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, चेहरे पर आई हो स्माइल, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दें कि वीडियो वॉज नाइस। ओके, शेयर कर दें एक बंदे को जिसकी केयर आप करते हैं, जिसके चेहरे पे आप स्माइल दिखना चाहते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, दोस्त, यार, जिसको भेजना है, किसी न किसी की हेल्प करो दोस्तों। बी ए जेंटलमैन। ओके। और अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम को करना पड़ेगा ज्वाइन, वहाँ लिंक दूंगा और काफ़ी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा मैं, ताकि आपकी हेल्प मिले और धीरे धीरे आप इंप्रूव करो और एग्जाम में रॉक कर दो। और दोस्तों सब्सक्राइब इसलिए कर लो दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत बिलीव के साथ, बहुत हार्ड वर्क, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी के साथ वीडियोस बनाता हूँ। आई होप आपको पसंद भी आया होगा और आपको ज़रूर, मैं कभी निराश नहीं करूँगा, इसलिए फटाक से अभी सब्सक्राइब कर लो। आई चैलेंज यू विद ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट, कभी भी निराश नहीं करूँगा, हमेशा वर्ल्ड क्लास कंटेंट दूंगा जिसमें आपकी ग्रोथ होगी। और लास्ट बात ये है दोस्तों कि रिवीजन इज़ द की, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। बार बार जो हर बंदा कंसिस्टेंट 5-6 घंटे हर दिन रिवीजन करेगा, पढ़ाई करेगा, उसका एग्जाम जरूर निकलेगा, आज निकल जरूर निकलेगा। दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या मैं 5-6 घंटे हर दिन पढ़ाई कर रहा हूँ? अगर कर रहा हो या कर रही हो तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन मैं भी बोलता हूँ आपको, क्योंकि होगा ही वो, है ना। और अगर किसी को लगता है कि यार बंदा सही है, इससे कुछ पूछना चाहिए, तो भैया दिस इज़ माई इंस्टा ID, मैसेज करो बढ़िया दिल खोल के, जो भी समझ में नहीं आया, एग्जाम से रिलेटेड, लाइफ, जो भी कुछ भी पूछना है आपसे लाइफ से रिलेटेड, आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन। क्योंकि मैं काफ़ी बुक्स पढ़ता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखता हूँ, तो मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ, तो मैं अपने व्यूज़ भी रखूँगा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, किसी भी मोटिवेशन से लेके किसी से भी, तो मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलो, थैंक यू सो मच। नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर, बिकॉज यू आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड एंड देयर इज नो अदर पर्सन लाइक यू, सो जस्ट प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ओके, चलो बाय।